नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और आर्मी को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। कई राउंड की फायरिंग भी की। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक आंदोलनकारी की गोली लगने से मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर नेपाल में बांग्लादेश वाली स्थिति क्यों आ गई है? नेपाली छात्र सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन क्यों शुरू कर दिए हैं? इसके पीछे क्या वजह है और भारत की तरफ से इस पर क्या कदम उठाया गया है? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने नाराजगी जाहिर की। इसको लेकर युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक का रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। इस दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। टिकटॉक, वाइबर, विटक, निम्बज और पोपो लाइव ने पंजीकरण कर लिया, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की मंजूरी प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा करता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका बिजनेस रुक गया है। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल में आ गई है। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया है। लोगों में नाराजगी इतनी बढ़ी कि बहुत लोगों ने वीपीएन से बैन तोड़ने की कोशिश की। सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था तो लोगों ने उसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू किया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की तुलना की गई। बहुत से वीडियो #रिस्टोर आवर इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हुए। प्रदर्शन में जेनजी बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि देखें कि ये नौजवानों का आंदोलन है। 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने नहीं दिया गया। जेनजी का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोग से हैं, जो 18 से 28 साल के बीच के युवा हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। वे डिजिटल नागरिक हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवगत हैं, न्याय और समानता क्यों जरूरी है इसके प्रति सचेत हैं। इंस्टाग्राम जैसे फेमस प्लेटफॉर्म के नेपाल में लाखों यूजर्स हैं, जो इंटरटेनमेंट, न्यूज़ और बिजनेस के लिए उन पर निर्भर हैं। इन्होंने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी। 8 सितंबर की सुबह से हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर आ गए। मैतीघर और बानेश्वर में सुबह से ही बड़ी संख्या में नौजवान जुटने लगे। प्रदर्शनकारियों ने आजादी चाहिए, बैन हटाओ और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। टिकटॉक पर इन प्रदर्शनों के लाइव वीडियो दिखाए जा रहे थे ताकि पूरी दुनिया देख सके कि नेपाल के युवा क्या मांग रहे हैं। पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया और सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन फिर भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भले ही वे उम्र सीमा की वजह से शामिल नहीं हो सकते, लेकिन युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। विदेशों में रह रहे नेपाली युवाओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और असमानता खत्म नहीं हुई तो और ज्यादा पढ़े लिखे युवा देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने बताया कि प्रदर्शन हामी नेपाल ग्रुप ने आयोजित किया है और इसके लिए अनुमति ली गई थी। आयोजकों का कहना है कि इसी तरह के कार्यक्रम देश भर के अन्य शहरों में भी किए जा रहे हैं। वहीं नेपाल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। एसएसबी ने सुरक्षा कर्मियों और सर्विलांस बढ़ा दिया है। यह प्रोटेस्ट लगातार उग्र होता जा रहा है। नेपाल में दामक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रदर्शनकारी युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि युवाओं को कानून तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पर जानकारों का कहना है कि इससे सरकार की सख्त रुख की झलक दिखाई देती है। जानकार मानते हैं कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा और कर्फ्यू जैसे कदम स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। यदि सरकार सख्ती से जवाब देती है तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है, जैसा कि 2011 के मिस्र आंदोलन में देखा गया था और हाल ही में बांग्लादेश में भी ये नजर आया।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन राजशाही समर्थकों और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को भी मजबूत कर सकता है, जो पहले से ही नेपाल में सक्रिय हैं। हिंदू नेता दुर्गा प्रसाई जैसे लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, जो सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है। वहीं इस प्रदर्शन की लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो नेपाल की अर्थव्यवस्था भी डगमगा सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर सरकार संवाद और सुधार की दिशा में कदम उठाती है तो यह आंदोलन रचनात्मक बदलाव ला सकता है, अन्यथा हिंसा और अस्थिरता का जोखिम बना रहेगा। इस स्थिति पर भारत नेपाल सीमा पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।